नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आज हम बातचीत करने वाले हैं महाराष्ट्र में जो आंधी आई है, महाराष्ट्र के चुनावी माहौल में जो बगावती सुर दिखाए जा रहे हैं। महायुति के जो गठबंधन जो सहयोगी है, यानी कि हम बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना की बात कर रहे हैं, जो कि गठबंधन के बीच ये जो तकरार दिख रही है, उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ जो बगावती तेवर जो उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही समर्थक है, वो जो बगावती तेवर दिखा रहे हैं, उस पर भी बातचीत करने वाले हैं। काफी मुद्दों पर बातचीत होने वाली है महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र के चुनावी माहौल में बीजेपी की जो स्थिति है, वो बिल्कुल भी देखने वाली हो गई है, क्योंकि जो उनके ही सहयोगी है, वो कहीं न कहीं उन पर दबाव डाल रहे हैं और उन्हीं के लिए चुनौती बनकर उभर गए हैं। और उसी पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महाराष्ट्र से मनीष जी जुड़ रहे हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ मनीष जी जुड़ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में सियासी भूचाल काफी ज्यादा चल रहा है इस वक्त, और अगर हम देखें तो दोनों ही गठबंधन जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लगातार महाराष्ट्र की जनता के बीच जा रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है इस वक्त? प्रगति देखिए, महाराष्ट्र में इस समय जो है खासतौर से अगर मैं बात करूं, जो पार्टियां हैं, हालांकि 3 ही पार्टियां जो है यहाँ पर मेन है, लेकिन अब तो बढ़ के 6 हो चुकी है यहाँ पे। और इस समय महाराष्ट्र में क्योंकि सीटें बहुत ज्यादा हैं, 288 विधानसभा सीटें हैं, और ऐसे में आपको बता दूं कि इस बार जो 288 सीटों पर जो उम्मीदवार खड़े हैं, वो खड़े हैं 7,995 उम्मीदवार, और टोटल जो नॉमिनेशन किए गए थे वो 10,000 के आसपास किए गए थे। और इसमें से माना जा रहा है कि 900 के आसपास जो है वो खारिज भी हो गए हैं किसी टेक्निकल रीजंस की वजह से। तो कितना बड़ा चुनाव है, उसकी गंभीरता को समझने के लिए मैंने डाटा बताया कि कितने उम्मीदवार हैं और कितनी सीटों पर हो रहा है। और आपको बता दें कि काफी समय से ये सिचुएशन बनी हुई थी कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, और तमाम मीडिया पब्लिकेशंस हो या चैनल्स हो, सब के सब जो है इसी बात को लेकर मंथन कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। और आप देखिए कि जो बीजेपी है वो करीब 150 सीटों पर 148 सीटों पर लड़ रही है। फाइनल जो नाम आ चुके हैं, हालांकि अभी भी कुछ 1-2 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं प्रगति, क्योंकि 4 तारीख जो है वो नाम वापस लेने की आखिरी डेट है, और माना जा रहा है कि कई सारे कैंडिडेट्स नाम वापस ले सकते हैं, जो कि उन्होंने नामांकन कर दिया था। तो उसके बाद से एकनाथ शिंदे की शिवसेना है 80 सीटों पर लड़ रही है, अजित पवार की जो एनसीपी है वो 53 सीटों पर लड़ रही है, और बाकी जो 5-6 सीटें वो अन्य लोगों को दी गई हैं। एनडीए गठबंधन में इस बार देखिए कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में थोड़ी सी जो है खींचतान देखने को मिली थी। उसके बाद कांग्रेस 102 सीटों पर, यूबीटी 96 सीटों पर, और शरद पवार की एनसीपी 86 सीटों पर जो है चुनाव लड़ रही है। तो ये पिक्चर जो है मैं चाह रहा था कि दर्शकों के सामने क्लियर हो जाए, क्योंकि जो जिस तरीके से सीटों को लेकर खींचतान चल रही थी, क्लियर ही नहीं हो पा रहा था कि आखिर कौन कितनी सीटों पर लड़ना जा रहा है। और प्रगति का कंफ्यूजन इसलिए भी थी क्योंकि बहुत सारे नेता साल 2019 में जब वो विधानसभा चुनाव जीत करके आए थे, कई सारे निर्दलीय थे, बाद में उन्होंने फिर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया जीतने के बाद। कोई एकनाथ शिंदे की शिवसेना में चला गया था जब शिवसेना बटी थी। तो ऐसे उम्मीदवार भी इस बार उम्मीद लगा के बैठे थे जीतने के बाद कि हमें टिकट मिलेगा, और उन्हें जब टिकट नहीं मिला उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया। शायद इंडिविजुअल खड़े होने की फिर से नौबत आ गई थी। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये माना जा रहा है, जो खबरें आ रही है कि बीजेपी लगातार दबाव बना रही है कि जो भी बागी हैं या जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है वो वापस ले लें, और प्लानिंग के तहत जिनको टिकट दिया गया है सिर्फ वही लड़े, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर निर्दलीय फिर से खड़े होते हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला, जिनके अंदर असंतोष है, तो नुकसान बहुत ज्यादा उनको होगा जिन कैंडिडेट्स को टिकट बीजेपी या महायुति के जो दल है उनकी तरफ से दिया गया है। तो इस बात को लेकर के काफी ज्यादा सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है प्रगति जी। जी, हम सबसे जैसे आपने बात करी थी नॉमिनेशन को लेकर कि बीजेपी इस इंतजार में है कि हम 4 तारीख को जो बागी जो खड़े हुए हैं उनको हम दबा सके और वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लें। तो अगर हम देखें तो इसमें जो बगावत के सुर हैं ये अपने ही गठबंधन के बीच देखा जा रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो शिवसेना के खिलाफ भी जाकर लड़ रहे हैं, कुछ शिवसेना के एनसीपी के खिलाफ जाकर भी लड़ रहे हैं। यहाँ लेकिन सबसे ज्यादा जो पेच फंस रहा है, ये हम देखें तो मानखुर्द सीट से भी फंस रहा है, क्योंकि वहां पर नवाब मलिक को बीजेपी के खिलाफ जाकर वहां पे प्रत्याशी बनाया। तो इस पर क्या कुछ माहौल दिख रहा है? क्या क्या अजित पवार बगावती सुर अपना चुके हैं और खिलाफत वाली राजनीति पर आ गए? जी बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया ये प्रगति, क्योंकि मुंबई की कुछ सीटें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा फंसी हुई हैं,
और क्योंकि मुंबई में 36 विधानसभा सीटें आती हैं और ऐसे में मानपुर में आप देखिए तो बहुत ज्यादा कांटे का मुकाबला है। जो हमने देखा कि जो मानपुर से जब नवाब मलिक जो है वो खुद भी जो है वो निर्दलीय खड़े होने की बात कर रहे थे कि उन्हें अगर टिकट नहीं दिया जाता तो वो निर्दलीय खड़े होने की बात कर रहे थे, जिसको लेकर के अजीत पवार के गुट में ये था कि अगर वो निर्दलीय खड़े होते हैं तो फिर अजीत पवार की एनसीपी क्या करेगी। लेकिन देखा गया, ऐसी खबरें आई कि उन्होंने नॉमिनेशन में एक निर्दलीय वाला ऑप्शन भी रखा था कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय खड़े हो जाएंगे। और इसी चीज को लेकर के अजीत पवार की एनसीपी ने लास्ट मोमेंट में, आप देखा होगा उन्होंने प्रगति आपने लास्ट मोमेंट में मिला, जो खींचतान चल रही थी उसमें पहले उनका नाम कहीं भी नहीं था। हाँ, ये चर्चा हो रही थी कि नवाब मलिक कहीं ना कहीं अपनी तरफ से प्रेशर बना रहे हैं कि उन्हें टिकट दिया जाए, और सभी को ये बात पता है कि बीजेपी से खुद देवेंद्र फडणवीस ये कह चुके हैं कि उन्हें टिकट ना दिया जाए। बहुत सारे नेताओं ने नाराजगी जताई थी और बीजेपी ये खुद भी कह रही है कि उनके लिए वो प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। तो नवाब मलिक को टिकट दिया गया है और इसकी वजह से अजीत गुट और बीजेपी के कई नेताओं में जो है वो खींचतान भी देखने को मिली, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये सीट इसीलिए चर्चा में आ गई है मानपुर की, क्योंकि अब वहां से नवाब मलिक खड़े हो गए हैं। तो अब वहां से क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा ये बात की बात होगी, लेकिन उनके साथ जो कंट्रोवर्सी जुड़ी है, जो विवाद जुड़ी है, उस पर बीजेपी क्या सफाई देगी, ये बीजेपी के लिए फजीहत की बात हो गई है। क्योंकि यही बीजेपी के नेता कहा करते थे कि उनके अंडरवर्ल्ड से संबंध है और काफी कुछ आरोप लगते थे, फिर जांच बैठा दी गई थी। तो इन सब के बाद भी फिर बीजेपी के ही गठबंधन के दल अजीत गुट है, एनसीपी उनकी, अगर वो पार्टी को अगर देते हैं, टिकट देते हैं, तो जाहिर सी बात है ये विपक्ष के लिए बैठे बैठाए मुद्दा देना होता है और खुद के लिए फजीहत कराने वाली बात होती है। उसके अलावा प्रणति मैं बताऊं, आपने मानपुर सीट की बात की है तो मैं आपको बता दूं कि कुछ सीटें ऐसी हैं और दर्शकों को बता दें कि जिस पर खासा नजर रहने वाली है इस बार सबकी, जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं अभी भी रहेंगी और चुनाव के बाद भी रहेंगी। उसमें पहला मैं नाम बताता हूँ आपको वर्ली सीट से, जहां खुद उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे खड़े हैं और उनके सामने मिलिंद देवड़ा खड़े हैं। क्योंकि मिलिंद देवड़ा एक मजे हुए मंत्री हैं, केंद्र में भी रह चुके हैं और काफी सालों से उनका अनुभव है। तो आदित्य ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। शिंदे सेना से मिलिंद देवड़ा खड़े हैं और यूबीटी पक्ष जो शिवसेना है वहां से आदित्य ठाकरे। तो शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई वर्ली सीट पर होने वाली है और वर्ली शिवसेना का गढ़ भी माना जाता है, तो ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। दूसरी सीट मैं आपको बता दूं प्रगति माहिम सीट माहिम है, जहां पर एमएनएस की तरफ से खुद राज ठाकरे के जो बेटे हैं अमित ठाकरे वो खड़े हैं। और इस बार साख की बात होगी क्योंकि अमित ठाकरे खड़े हैं तो एमएनएस जरूर चाहेगी कि वो जीते, क्योंकि इससे न सिर्फ उनके पॉलिटिकल करियर को बल्कि एमएनएस पार्टी को भी बहुत ज्यादा जो है वो बूस्ट मिलेगा, उनके कार्यकर्ताओं का जो है मनोबल बढ़ेगा। लेकिन वहीं आप देखिए कि बीजेपी इनडायरेक्टली ये तो कह रही है कि हम अमित ठाकरे को सपोर्ट करेंगे प्रगति, लेकिन उन्हीं के गठबंधन के दल उन्हीं के गठबंधन के दल के नेता एक नाथ शिंदे की तरफ से वहां पर जो है वो सदा सरवनकर जो है उनको खड़ा कर दिया जाता है। तो वो वहां से है भी काफी मजे हुए नेता। तो ये कहीं ना कहीं एक साथ लड़ने की बात भी हो रही है और कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े हैं। तो ये तो सीट भी अपनी पट भी अपनी, ये होगा कि नहीं होगा ये तो चुनाव के बाद मालूम चलेगा। अब उसके बाद देखिए एक जो बहुत ज्यादा चर्चा में सीट है प्रगति, वो है बांद्रा वेस्ट की, क्योंकि वहां से बांद्रा वेस्ट में जो है आशीष सलार खड़े हैं, बीजेपी के बहुत मजे हुए नेता हैं वो, और वहां से जो है कांग्रेस के आसिफ जकारिया खड़े हैं। हालांकि पहले वहां से यूबीटी पक्ष के नेता जो है यूबीटी के नेता खड़े होने की बात आ रही थी, बाद में शायद डिस्कशन हुआ तो उन्होंने नाम वापस लिया। बांद्रा ईस्ट की बात ज्यादा हो रही है क्योंकि आपको पता होगा दिशांत सिद्दीकी, अभी बाबा सिद्दीकी की कुछ दिनों पहले हमने देखा कि किस तरीके से उन्हें गोली मारी गई और फिर बाकी बातें हुई। तो बांद्रा ईस्ट से ये माना जा रहा है कि वहां पर दिशांत सिद्दीकी जो है वो जीत के आ सकते हैं, क्योंकि एक तो जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से वहां के कुछ लोगों में सहानुभूति कर रही जी, अगर हम देखें तो सहानुभूति वहां पर मिलने की संभावना है। बिल्कुल। और अणुशक्ति नगर का नाम देखिए रातों रात सामने आया है। अणुशक्ति नगर से जो स्वरा भास्कर के हस्बैंड है, बहुत आपने देखा होगा राहुल गांधी जब पद यात्रा कर रहे थे उस समय स्वरा भास्कर भी उनके साथ नजर आई थी, तो बात हो रही थी कि क्या वो भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने वाली हैं। अब उनके जो पति हैं वो वहां से खड़े हैं फहद अहमद, और उनके सामने ये सीट पर जो लड़ाई है वो है एनसीपी बनाम एनसीपी की लड़ाई है। शरद पवार की एनसीपी, वहां से अजीत पवार की एनसीपी माफ करिएगा, वहां से सना मलिक खड़ी हैं, नवाब मलिक की बेटी, और उनके सामने खड़े हैं एक नाथ जो शिंदे हैं उनके अविनाश राणे और फहद अहमद जो शरद पवार के एनसीपी से है। लेकिन मेन लड़ाई ये एनसीपी बनाम एनसीपी की बनी हुई है। अब ये चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि स्वरा भास्कर वहां जाएंगी, तो इसको स्टारडम वर्सेस जो विरासत की राजनीति कहते हैं वो आमने सामने टकराएगी। एक तरफ सना मलिक जो विरासत कैरी करती है राजनीति की, दूसरी तरफ स्वरा भास्कर।
तो ऐसे कुछ सीटें हैं प्रगति जहां पर बहुत ज्यादा चर्चा में है। एक लास्ट में आपको एक और ऐड करना चाहूंगा, एक इसमें सीट है बोरीवली की सीट है प्रगति में, उसका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बोरीवली, कांदीवली, मलाड, ये जो है मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट के अंदर आती है। इसमें 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ से एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार गोपाल शेट्टी सांसद रह चुके हैं, वो जीत चुके हैं यहाँ से बीजेपी के सीट पर। अभी उन्होंने यहाँ से निर्दलीय खड़े होकर लड़ने की बात कही है और माना जा रहा है कि वो बीजेपी से नाराज भी चल रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी कर देंगे गोपाल शेट्टी, क्योंकि वहां की पब्लिक उन्हें 2 बार सांसद जिता चुकी है। अब ऐसे में अगर बोरीवली सीट से वो खुद खड़े होते हैं तो ये बहुत ज्यादा वोटर्स को इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि वहां पे उनके खुद के अपने वोटर्स भी हैं। तो ये बोरीवली की लड़ाई भी बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गई है, क्योंकि वहां भी लड़ाई जो है वो यूबीटी के जो संजय भोसले हैं वो हैं, बीजेपी से संजय उपाध्याय हैं और गोपाल शेट्टी खड़े हैं। तो बोरीवली की लड़ाई भी दिलचस्प हो गई है। जी मनीष, को अगर हम देखें तो यहाँ पे महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं बीजेपी दबती हुई भी नजर आ रही है। अगर हम देखें तो अजित पवार भी खिलाफ जाकर प्रत्याशी उतार रहे हैं, और हम देखें तो जहां बीजेपी अमित ठाकरे को सपोर्ट करने की बात कर रही थी, लेकिन उनके खिलाफ जाकर शिंदे ने वहां से प्रत्याशी उतारा है। लेकिन सफाइयां भी दी जा रही है, गठबंधन की तरफ से सफाइयां आ रही है कि नहीं, भाईचारे का जो ये रिश्ता है ये बाकायदा निभ रहा है वहां पर महाराष्ट्र में। लेकिन जो माहौल दिख रहे हैं, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, उससे ये हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी वहां पर दब कर कुछ फैसले ले रही है, या फिर कुछ फैसलों पर सवाल नहीं उठा रही है। तो इस पर आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में दबाव के पीछे ये है कि फडणवीस ने जो बयान दिए थे कि अकेले बीजेपी महाराष्ट्र में जीत हासिल नहीं कर सकती, तो बीजेपी ये समझ गई है बची हुई नहीं है महाराष्ट्र में? प्रगति देखिए, दबाव की राजनीति हम लोकसभा में भी देखे थे हमने कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर के, जब एकनाथ शिंदे और अजित पवार से बैठकें चल रही थी, उस समय भी नेता भले ये सब सामने आके कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, पर अंदर दबाव की राजनीति बहुत ज्यादा चल रही थी। और जब 20 मई को रिजल्ट आए, माफ कीजिएगा, जब 20 मई को 5वें फेज की वोटिंग हो गई थी लोकसभा की, उसके बाद ये तमाम दबे हुए जो अंदर की चीजें थी, कंप्लेन थी, शिकायतें थी, वो सब बाहर आने लगी। और आपको बता दें कि अभी भी सीट शेयरिंग तो अभी फिलहाल हो चुकी है, पर जो पेच फंसे हुए हैं उसको लेकर के अभी भी कुछ जगहों पर खींचतान चल रही है। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि कुछ सीटों पर जो निर्दलीय खड़े होकर जीत के आए थे, फिर उन्होंने एकनाथ शिंदे को सपोर्ट किया। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उन्हें टिकट दिया जाए, और एकनाथ शिंदे ये जानते भी हैं कि हो सकता है कि उस विधानसभा सीट से वो कैंडिडेट जीत जाए, लेकिन अगर उसी सीट से बीजेपी का उम्मीदवार भी मजबूत है तो बीजेपी भी चाहती है कि बीजेपी का ही कैंडिडेट खड़ा हो, क्योंकि सभी को ये मालूम है कि जब विधानसभा सीटों में जब अपने अपने विधायक सीट लेके आएंगे, जीत के आएंगे, तो फिर सबको ये पता है कि कौन कितनी सीट लेकर के आया है, उसके आधार पर उसकी बातों का वजन तौला जाएगा महाराष्ट्र की राजनीति में। और इसीलिए एकनाथ शिंदे भी ये नहीं चाहते कि मैं पीछे रहूं। जिस तरीके से अभी अजित पवार का हमने हाल देखा लोकसभा चुनाव में, जब एक सीट जीत के आए तो किस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने उन पर आरोप लगाया कि वो कमजोर करे हुए, उनकी वजह से हारे। तो ऐसी स्थिति एकनाथ शिंदे खुद के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि अब पीछे भी नहीं जा सकते। पीछे अब उद्धव ठाकरे खड़े हैं, जहां से वो पार्टी टूटने के बाद अलग हुए थे और यहाँ पे एकनाथ शिंदे आए थे, और हमने देखा कि 100 सीटें मांग रहे थे, अब 75-80 सीटों के आसपास वो सिमट गए। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे बिल्कुल, उनका ये उम्मीद है कि जो निर्दलीय हैं उनको खड़ा किया जाए, और उसको लेके अभी भी फाइनल बात नहीं हो पाई है। लेकिन देखिए 4 तारीख लास्ट डेट है, अब एक आध दिन में मालूम चल जाएगा क्या क्या है क्या नहीं है। लगती अभी पता है, मैं आपको बता दूं कि 2 सर्वे अभी नए आए हैं, रिसेंट आए हैं। 20 नवंबर को वोटिंग है, उससे पहले ये सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने एक वीडियो में बताया भी है अपने दर्शकों को। और एक सर्वे आया जिसके बारे में अभी हमने नहीं बताया, पर उसके बारे में बात करेंगे। एक सर्वे आया हुआ है, आपको बताऊं, इस सर्वे में बताया जा रहा है कि ये जो एनडीए गठबंधन है, ये 157 सीटें जो हैं वो जीत के जा सकते हैं। और इलेक्टोरल एज प्री पोल है इसका नाम, इलेक्टोरल एज प्री पोल सर्वे है, जिसमें बताया गया है कि 157 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं। इसमें कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, 68। शरद पवार की जो एनसीपी है उसको 44 सीटें, और उद्धव ठाकरे को 41 सीटें मिल सकती हैं। और ये सर्वे आने के बाद से जाहिर सी बात है कि ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट महायुति के नेताओं को भी मिल रही होगी, पर निश्चित तौर पर यह महायुति और बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाला सर्वे है। क्योंकि जिस तरीके से मानसून सत्र में हमने देखा, लाडली बहन योजना लाया गया, उसके बाद ग्रामीण गांवों में गैस सिलेंडर को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो छूट दी गई। उसके बाद हमने देखा मुंबई के डिब्बा वालों के लिए काफी कुछ अनाउंस किया गया। फिर नरेंद्र मोदी खुद महाराष्ट्र आए थे 2-3 बार, और 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। तो बहुत सारी कोशिशें की गई
कि ये दिखाया जाए कि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र से बाहर नहीं गए हैं और तमाम तरीके हम अपना रहे हैं। लेकिन ये जो फिर से सर्वे आया है, इससे यही दिखाई दे रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो महाराष्ट्र की जनता का मन था, वो मन अभी भी नहीं बदला है। और जानकार भी ये कह रहे हैं कि लाडली बहन योजना, जिसके बलबूते महायुति को लग रहा है प्रगति की वो वापस जो है जो वोटिंग परसेंट था, 0.3% का डिफरेंस था दोनों के बीच में, एमवी और एनडीए, तो उनको ये यकीन था कि लाडली बहन योजना के थ्रू हम उसको कम कर पाएंगे और हम वापस आ भी सकते हैं सरकार में। लेकिन जो जानकार मान रहे हैं, जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये इनकार नहीं कर सकते कि लाडली बहन का असर होगा, पर उतना नहीं होगा जितना बीजेपी के नेताओं को या महायुति के नेताओं को लग रहा है। और ये जो सर्वे आए हैं, मैं एक सर्वे की बात नहीं कह रहा हूँ, गूगल पे देख सकते हैं, दो सर्वे करीब करीब मैंने खुद देखे, जहां पर एनडीए गठबंधन का पलड़ा महायुति से ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। और उसका कारण यही है कि जो सोल्यूशन थे महाराष्ट्र में, जो प्रॉब्लम थी, उसके सोल्यूशन नहीं निकाले गए, चाहे वो मराठा आरक्षण को लेके हो, किसानों को लेके हो, सूखाग्रस्त इलाकों को लेके हो, पानी की समस्या हो, महाराष्ट्र के गांवों से पलायन की समस्या हो जो मुंबई की तरफ आ रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की बेरोजगारी की समस्या हो। ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिनको सोल्यूशन नहीं दिया गया, बाकी चीजें की गई और महाराष्ट्र की जनता के मन में अभी भी ये चीजें हैं। और मुझे लग रहा है कि जो सर्वे आए हैं, यही कारण है कि अभी भी महायुति के पक्ष में सर्वे जा नहीं रहे। जी। लेकिन हम अगर देखें मनीष जी, तो महाराष्ट्र की जो जनता है उनका मिजाज जानना बहुत मुश्किल हो चला है, क्योंकि अगर हम देखें तो एनडीए भी कहीं ना कहीं मजबूत दिख रही है। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे की अगर हम बात करें तो उन्होंने जिस तरह से प्रचार प्रसार किया है, और सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो शरद पवार के पास इस बार सिंपैथी कार्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं अजित पवार का अलग होना और उनका चुनाव चिन्ह भी चला जाना शरद पवार का, कहीं ना कहीं शरद पवार के लिए इस बार इस चुनावी माहौल में एक सेफ प्ले हो सकता है, क्योंकि शरद पवार को कुछ भी कहिए तो महाराष्ट्र का चाणक्य जरूर बोला जाता है। और उनकी राजनीति में जो साथ है उसको मिटा पाना या उसको भूलना नामुमकिन है, क्योंकि एक मजबूत वो राजनेता है और उनका जो साथ है एनडीए में, वो कहीं ना कहीं बदलाव ला सकता है और जो महायुति के लिए झटके वाली बात हो सकती है आने वाले समय। देखिए प्रगति बताऊं, एमबीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन जो महायुति है, इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा जो डिफरेंस मैं देख रहा हूं यहाँ से, वो है नेतृत्व का। क्योंकि एमबीए के पास शरद पवार जैसा नेता मौजूद है, भले ही महायुति के पास अमित शाह हो जो सब कुछ संभाल रहे हैं, अभी दिशा निर्देश उन्हीं के दिए जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में जो पकड़ शरद पवार रखते हैं, अभी से नहीं कई दशकों से, तो इसका जो एक एज है, एक जो कह सकते हैं, इसका जो बेनिफिट है, वो एमबीए गठबंधन के साथ में है। अब देखिए महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां आपको बहुत बड़ी संख्या में गुजराती भी मिलेंगे, मराठा जो है वो मिलेंगे, जो यूपी बिहार से लोग आते हैं वो मिलेंगे, तो ऐसे साउथ से लोग मिलेंगे। और उसके बाद महाराष्ट्र में जो रहने वाले लोग हैं उनमें भी कई बार भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर कुछ अलग अलग क्षेत्रों में लोग हैं। तो इसको साधना, इसका कैलकुलेशन सही बिठाना, ये शरद पवार को भली भांति आता है। और यही वजह है कि हरियाणा चुनाव में हमने जो कुछ भी देखा, वैसा होने का चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाता है महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ पर दो ऐसे नेता मौजूद हैं जो मास नेता है, जिनको बहुत ज्यादा संख्या में लोग फॉलो करते हैं। पहला उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये दोनों नेता जो हैं वो ऐसे नेता हैं जिनको बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है और ये मास लीडर कहा जाता है महाराष्ट्र में। और ये बहुत ही अच्छे से भली भांति नस समझते हैं महाराष्ट्र की कि किस तरीके से यहाँ पर पॉलिटिक्स जो है उसको सही ढांचे में रखा जाए। और पश्चिमी महाराष्ट्र में बात करूं प्रगति, जो महाराष्ट्र के गांव खेड़े हैं, वहां पर शरद पवार की एनसीपी का होल्ड इतना मजबूत है कि लोकसभा चुनाव में देखिए आप, उस समय बहुत सारे नेता चले गए थे, उनका चुनाव चिन्ह चला गया था, उसके बावजूद भी 10 सीटों में से 8 सीट जीत करके शरद पवार की एनसीपी लाती है। और जितने भी गठबंधन के दल लड़ रहे थे उनमें सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट शरद पवार की एनसीपी का होता है। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हैसियत रखते हैं और क्या उनका रहने से एमबीए को कितना फायदा पहुंचता है। जब सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही थी उस समय भी देखिए शरद पवार की मध्यस्थता की उन्होंने, और उसके बाद एमबीए में बहुत ज्यादा खींचतान के बगैर, हालांकि खींचतान था पर उतना ज्यादा नहीं था जितना महायुति में था। महायुति में अभी भी चल रहा है जैसा मैंने आपको बताया, तो वो चीज भी हो गई। और इसीलिए शरद पवार के ही कहने पे जब सीएम फेस को लेकर बात हो रही थी उस समय उद्धव ठाकरे और कांग्रेस दोनों शांत बैठे, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने, शरद पवार ने ये कहा कि हम इसका बाद में फैसला कर लेंगे, पहले हमें महायुति को सत्ता से हटाना है, इस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो शरद पवार जो है बेहतरीन तालमेल के साथ वो बढ़ रहे हैं। और क्योंकि देखिए प्रगति, उनकी उम्र 84 के आसपास है,
लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि जब वो संबोधन कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, बारिश हो रही थी, उस बारिश में खड़े होकर के वो संबोधन कर रहे थे, ना वो हिले ना वहां से जनता हिली। तो ये जो पूरे विजुअल्स होते हैं, ये जो मैसेज जाता है लोगों को, जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग पे असर डालता है। विधानसभा चुनाव में भी आप देख लीजिए, लगातार संबोधन कर रहे हैं, उनकी उम्र देखिए, लेकिन जिस तरीके से फ्रंट में आके वो खेल रहे हैं, जिस तरीके से वो फ्रंट में आके जो है लगातार चल रहे हैं, वो अपने आप में ये दिखाता है कि शरद पवार जो है वो बहुत बड़े गेम चेंजर होने वाले हैं। 6 नवंबर से उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी दोनों के नेतृत्व में चुनाव के कैंपेन एनडीए गठबंधन शुरू करने वाली है। और इसी के साथ जो शरद पवार है उन्होंने दूसरा मोर्चा संभाल रखा है। महाराष्ट्र के इंटीरियर में वो अलग अलग जगह जा रहे हैं और किस तरीके से शरद पवार की एनसीपी की घेराबंदी करनी है, माफ कीजिएगा, अजीत पवार की एनसीपी की घेराबंदी करनी है, उसके अलावा कैसे बीजेपी की घेराबंदी करनी है, इसकी बखूबी उन्होंने तैयारी कर रखी है, अभी से नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले से। बिल्कुल, बिल्कुल। मनीष जी, जैसे हम देखें तो अभी शरद पवार और अजित पवार को लेकर जो बातचीत हमारी शुरू हुई है, उसमें एक और सवाल मेरे मन में है, क्योंकि बार-बार नवाब मलिक काफ़ी चर्चा में है। जब से नामांकन दाखिल हुआ है, तब से नवाब मलिक महाराष्ट्र की राजनीति में एकदम हाइलाइट्स हो गए। पहले भी थे, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गए। तो उनका एक बयान जो है, एक चैनल से उन्होंने इंटरव्यू किया था, उस दौरान उनका एक बयान काफ़ी वायरल हुआ कि अगर पानी में लाठी मारो तो पानी अलग नहीं होता है। वो साफ दोनों परिवार के चाचा और भतीजे के बारे में ही बातचीत करते नजर आ रहे थे, और उन्होंने ये कहा था कि परिवार एक हो सकता है, अलग करने वाले बहुत है, लेकिन एक हो सकता है। तो क्या लगता है जो नतीजे हैं आने के बाद, जो गेम चेंजर जो होने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति में, कहीं ना कहीं पवार जो गुट है वो एक हो जाए, अजित पवार और शरद पवार, क्या लगता है आपको? क्या नवाब मलिक का ये जो बयान था ये इशारा था? तो ये देखिए, महाराष्ट्र में एक चीज है कि यहाँ पर, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अपने वीडियो में भी बताता हूँ कि महाराष्ट्र की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, जो हमने नहीं सोचा होगा वो भी हो सकता है। तो ये भी हो जाए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि अजीत पवार काफी चीजों में वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। और जहां तक बात रही नवाब मलिक ने जो कहा है, आपको बता दें कि जब नवाब मलिक जब वो बाहर आए थे, उसके बाद जब अजीत पवार से उनकी मुलाकातें हो रही थी, तब कई बार, क्योंकि बहुत सारे मीडिया की रिपोर्ट्स आती हैं, लोग बंगलो जो होते हैं सरकारी आवास उसके बाहर ही होते हैं, तो आने जाने वाले लोगों का पता चलता रहता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है मिलने के लिए। तो ऐसे में जब नवाब मलिक से उनकी मुलाकात हुई थी, बीजेपी के नेता नाराज हुए थे कि भाई क्यों आप मुलाकात कर रहे हैं, क्यों मेलजोल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें टिकट नहीं देना, ना ही उनसे कोई बातें रखनी है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस खुल के उनका विरोध कर रहे थे नवाब मलिक का। फिर भी अजीत पवार उनसे मिलते रहे, ऐसी रिपोर्ट्स। और अजीत पवार के एनसीपी में दबी जुबान में ये बात चल रही थी कि शायद नवाब मलिक को टिकट दे दिया जाए, और कई बार लेकिन ऊपर ऊपर से ऐसा माहौल था कि नहीं दिया जाएगा, और जिस तरह से बीजेपी विरोध कर रही थी, और लोगों को भी यही लग रहा था कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, बड़ी भाई बन के लड़ रही है, तो उनका बात माना जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए लास्ट में नवाब मलिक को टिकट मिल ही गया। तो यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है प्रगति। वैसा ही देखिए कि अगर मैं ये बीच में ये भी बताया जा रहा था कि हो सकता है कि चुनाव से पहले अजीत पवार जो है वो मायावती से अलग हो जाए, और उसके बाद जब चुनाव हो जाए, अपने दम पे चुनाव लड़ने के बाद जितनी सीटें आए, उसके बाद चुनाव के बाद फिर वो मायावती में शामिल हो जाए। तो इससे बीजेपी को जो होने वाला नुकसान है उससे बीजेपी बच जाएगी। उधर जो अजीत पवार से जो उनके वोटर्स नाराज हो गए क्योंकि बीजेपी के साथ आ गए, तो वहां उनका भी फायदा। ऐसी भी बातें चल रही थी। तो स्पेकुलेशंस, अटकलें, ये सब चलती रहती हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, ये दो जो बड़े नेता हैं, इनके बीच में जो खींचतान चल रही है, जो खबरें आ रही थी, ये सबसे बड़ा जो है इस समय ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि एकनाथ शिंदे भी खुद, कई बार ऐसा होता है कि नेता बोल जाते हैं कि हम आपको विधानसभा लेके जाएंगे, विधानसभा की टिकट देंगे। जब 2022 में सब एक हुए थे, ये लोग जब मिले थे, सरकार बनाए थे, लेकिन जब मौजूदा स्थिति में सिचुएशन है, उस सिचुएशन में क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे के मन मुताबिक कर रही है? जो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं क्या वो बातें मान रही है? नहीं, अगर मान रही होती तो फिर इतनी बात ही नहीं बढ़ती। तो इसीलिए ये जो तमाम मैंने जानकारी दी आपको, इसका कारण ही यही है कि एकनाथ शिंदे भी अड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें भी जिनके साथ लेकर के आए हैं उनकी बातें पूरी करनी है। देवेंद्र फडणवीस भी अड़े हुए थे, और बीजेपी भी अड़ी हुई थी, क्योंकि उन्हें पता है कि महाराष्ट्र में ज्यादा सीटों पर वो लड़ना चाह रहे थे, क्योंकि बड़ी पार्टी खुद को बताते हैं पूरे ज्यादा सीटों पर लड़ना ही है। तो इसीलिए ये सारी खींचतान चल रही थी। उदाहरण मैंने आपको बताया, पालघर में देखिए श्रीनिवास वानागे वहां के मौजूदा विधायक थे एकनाथ शिंदे की पार्टी के। वो खबर देखिए कितनी चली थी कि उन्हें उनका टिकट काटा गया, वहां से किसी और को उम्मीदवार बना दिया गया, राजेंद्र गावित को। इस बात से एकनाथ शिंदे के जो मौजूदा विधायक है वो इतने नाराज हुए कि वो घर छोड़ के चले गए। उनका फोन कॉल नहीं लग रहा। उनके एक दो इंटरव्यूज आए, उसमें रोते हुए दिखाई दिए।
और उसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को देव मानुष बता दिया कि मेरी गलती थी जो मैंने उनको छोड़ा, उनके पार्टी को छोड़ा। तो ऐसी भी चीजें घट रही है प्रगति, और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव जितना नजदीक से मैंने देखा है, जब पिछले 12-13 सालों से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ प्रगति, आपको बताऊं यहाँ पर भावनात्मक तरीके से इमोशनल एंगल को आगे रख करके यहाँ का पब्लिक, यहाँ की जनता जो है वोट करती है। इसीलिए लोकसभा चुनाव में जो सिंपैथी लहर की बात हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि उसका असर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के फेवर में गया। जी, तो उसी का असर विधानसभा में भी देखने को मिल सकता है मनीष जी। और सबसे मुख्य मुद्दा इस वक्त ये आता है कि अगर हम बागियों की बात करें, जैसे हमने बातचीत की शुरुआत में ही बागी पर चर्चा की थी, तो बागियों की बात करें तो बीजेपी में ही सबसे ज्यादा बागी है जो निकलकर निर्दलीय लड़ रहे हैं। हम सबसे अभी जो हाईलाइट हुए हैं बागी, गीता जैन की मैं बात करूंगी, जिसने मीरा भयंदर सीट से उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया है। लेकिन ये सवाल उठता है कि उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि वहां से जिस प्रत्याशी को खड़ा किया गया है गठबंधन की तरफ से, तो वो उन्होंने कहा है कि वो भ्रष्टाचारी है, उसके बाद भी उन्हें खड़ा किया गया है। तो बीजेपी पे ऐसी कैसी नौबत आन पड़ी कि भ्रष्टाचारी प्रत्याशी को लाना पड़ा। फिर फडणवीस उनको फोन करके ऐसा भी कहते हैं कि हमारी कुछ मजबूरियां रही है, इस वजह से आपको टिकट नहीं दिया गया और उनका टिकट काट दिया गया। ऐसी क्या मजबूरियां रही, और महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसी भी क्या मजबूरियां आन पड़ी कि भ्रष्टाचारी को प्रत्याशी बनाना पड़ गया, ऐसा उनका कहना है गीता जैन का। प्रगति ये जो उन्होंने लाइन कही होगी ना कि हमारी भी कुछ मजबूरियां थी, उस मजबूरियों पे एक किताब लिखी जा सकती है, क्योंकि इतने सारे पेज होते हैं प्रगति में, आपको बताऊं इतने सारे पेज होते हैं कि 5 साल बाद चुनाव आता है, उस 5 साल में इतनी सारी चीजें घट जाती हैं। मैं आपको बताऊं यहाँ पर ज्यादातर जो नेता हैं वो प्रॉपर्टी और जो यहाँ पे जो डेवलपर है, बिल्डर्स हैं, उनके साथ उनके कनेक्शन है, उस प्रॉपर्टी में भी वो रहते हैं, उनकी भागीदारी रहती है, और इसी वजह से वो कई और भी बिजनेस होते हैं उनके। तो सिर्फ यहाँ महाराष्ट्र के नेताओं में, मैं मुंबई की बात करूँ तो मुंबई के नेताओं में सिर्फ यही नहीं कि नेतागिरी उनका पेशा है, उसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं। उन कामों के द्वारा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो घूमती रहती हैं अंदर अंदर। लेकिन जैसा आपने बताया कि मैं आपको बताऊं, जो मीरा भाईंदर जो विधानसभा सीट है वहां पर गीता जैन 2019 में जीती थी निर्दलीय। उसके बाद उससे पहले उससे पहले मैं बताऊं तो कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन जो है इस बार वहां से खड़े हैं, और बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मेहता खड़े हैं। नरेंद्र मेहता हालांकि पिछली बार हार गए थे, गीता जैन जीत गई थी निर्दलीय। उसके बाद एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उनके साथ में गीता जैन जो है वो जुड़ी हुई थी, और इस बार उन्हें उम्मीद थी कि शायद उन्हें टिकट मिल जाएगा क्योंकि दोनों एक ही पार्टी से हैं। और मैंने जहां तक मुझे रिपोर्ट मिली है कि ये भी कहा जा रहा था कि जो निर्दलीय हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे के साथ में हो चाहे बीजेपी के साथ में, उन्हें टिकट से मतलब है, अगर वो पार्टी चाहती है कि बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे लड़े तो बीजेपी के भी चुनाव चिन्ह पे लड़ने को तैयार। तो ये चीजें भी हो गई थी कि हम अगर एकनाथ शिंदे के साथ में जुड़े हुए तो आप हमें अपने पार्टी से टिकट खड़ा कर दीजिए, हम लड़ने को तैयार है। लेकिन ये सब बातें नहीं हुई। अब बंद कमरे में क्या बात होती है ये बहुत बता पाना मुश्किल है। ये जो मजबूरियों की बात आपने कही है, ये मजबूरियां क्या थी और किस हद तक थी, ये तो बेहतर तरीके से देवेंद्र फडणवीस ही बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी ने जितने लोगों को टिकट दिया है वो सब एकदम साफ सुथरे छवि वाले लोग हैं, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि एमवीए ने जितने को दे दिया है वो भी पूरे साफ सुथरे वाली छवि है, ऐसा भी नहीं है। 288 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं लोग, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ठीक ठाक भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन पर कुछ मामले भी दर्ज हैं। तो वो खैर तो पार्टी को समझना चाहिए, और जनता हालांकि जब उतरेगी इस बार चुनाव में वोट करने के लिए तो वो तो वैसे भी फैसला भागा करने वाली है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन इतना जरूर है कि 8 से 9 सीटें ऐसी थी प्रगति जिसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में काफी ज्यादा जो है वो कह सकते हैं खींचतान हुई है। और इस खींचतान के बाद हमने देखा कि अमित शाह तक बात पहुंची और अमित शाह को मध्यस्थता करनी पड़ी सीट बंटवारे को लेकर के। तो अभी तो सीट बंटवारा शेयरिंग हो चुका है, 20 नवंबर को वोटिंग होगी, अभी तो कैंपेन शुरू होंगे, तमाम नेता आने वाले, अमित शाह आएंगे, नरेंद्र मोदी आएंगे, राहुल गांधी आएंगे। तो अभी काफी ज्यादा जो है वो माहौल गरमाने वाला है। और महाराष्ट्र की राजनीति में बता दूं आपको प्रगति की, यहाँ पर जो संबोधन होते हैं, आप तक भी वीडियो पहुंचेंगे, दर्शक भी देख रहे हैं, यहाँ के संबोधन भी उतने इंटरेस्टिंग होते हैं जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़े जाते हैं। लोग देख चुके हैं पहले भी कि यहाँ पर भी लाइनें ऐसी होती हैं कि उन लाइनों की हेडलाइन देने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो लाइन ही अपने आप में हेडलाइन होती है। तो ये सब चीजें भी प्रगति दर्शकों को देखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग राजनीति होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है। लेकिन ये भी सच है कि ये जो चुनाव है ये खिचड़ी चुनाव होने वाला है। सब नेता यहाँ से वहां ऐसे हो चुके हैं पूरे, ये पूरा चुनाव खिचड़ी वाला है। अब 23 के बाद होगा कि मामला कितना लंबा खिंचता है सरकार बनाने में, क्योंकि सभी जानकार यही कह रहे हैं कि 23 को ही
जो है सब कुछ क्लियर नहीं हो जाएगा, पिक्चर उसके बाद भी चलती रहेगी और बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर चली। जी प्रगति। लेकिन जैसा आपने बोला कि 23 तक नहीं फैसले ले पाएंगे, लेकिन केवल 2 दिन का ही समय रहेगा उनके पास, और 2 दिन में बहुमत साबित करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि फिर तो विधानसभा का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। कभी एनडीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों के पास प्लान ए और प्लान बी दोनों है। दोनों को ये पता है कि 20 तारीख को वोटिंग होगी, फिर 2 ही दिन बाद 23 को फिर काउंटिंग है, फिर उसके बाद रिजल्ट घोषित करने हैं, फिर 26 को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। फिर आपने देखिए बीच में कई सारे जानकार जब डिबेट में आ रहे थे वो ये भी कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ जाए, उसके लिए पहले से प्लानिंग कर ली गई है। तो ये तमाम चीजें अभी आने वाले समय में पिक्चर क्लियर होंगी। अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल, लेकिन इतना जरूर है कि 288 सीटें कम नहीं होती भगती, और वहां से इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, सब लड़ेंगे, सबकी काउंटिंग होगी। उसके बाद फिर आप देखिए कि अभी भी इस समय भी जो नेता है वो अजित पवार छोड़ के शरद पवार के पास जा रहे हैं, कुछ कांग्रेस छोड़ के महायुति में आ रहे हैं। ये सिलसिला अभी भी चल रहा है, और ये जब 23 तारीख के बाद भी आप देखिएगा, जब जैसे जिसका पलड़ा भारी दिखाई देगा, कुछ नेता इधर से उधर उस समय भी होते दिखाई देंगे और जोर तोड़ की राजनीति फिर से देखने को मिलेगी। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि क्या बीजेपी जिस तरीके से खींचतान हुआ है, एकनाथ शिंदे हो चाहे अजित पवार हो, क्या बीजेपी चुनावों के बाद कोई और ऑप्शन की तरफ तो नहीं बढ़ेगी आगे, जिस तरीके से 2022 में हुआ था। तो ऐसा भी देखना दिलचस्प होगा कि फिर क्या सिचुएशन पैदा होती है एमबीए के प्रमुख जो तीनों गठबंधन है उनके सामने, और महायुति के सामने जो तीनों गठबंधन प्रमुख उनके सामने, क्योंकि तो इनको भी अंदाजा है प्रगति पूरी तरीके से कि इतना जल्दी सब कुछ होने वाला नहीं है, खेल तो चालू रहेगा, इसके बाद भी पिक्चर चलती रहेगी, और जो तोड़ तोड़ है या बाकी सब चीजें हैं ये भी पब्लिक को दिखाई देगी, ऐसा मुझे लगता है। जी मनीष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल इन दिनों दिख रहा है उसकी जानकारी मिल गई होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रगति। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति पर आज चर्चा हुई, और पूरी जानकारी देने की आपको हमने पूरी कोशिश की कि आखिरकार जो इस वक्त चुनावी माहौल है, केवल 20 दिन बचे हुए हैं मतदान को लेकर, और इस मतदान की प्रक्रिया के बीच में ही, मतदान अभी आने वाले हैं और मतदान की प्रक्रिया के बीच में ही जो ये माहौल दिख रहे हैं चुनावी माहौल, उस पर आज चर्चा हुई, और जो भूचाल जो महायुति में आया है इसको लेकर खास बातचीत हुई है। आप जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ, और ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।